हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। SM लॉ क्लासेस में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम एक नया विषय शुरू करेंगे जिसका नाम है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। यानी कि आज हम एक नया सब्जेक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। जैसा कि हम इस कानून के नाम को देखते हैं तो ये बताता है संपत्ति अंतरण अधिनियम, यानी कि इसके नाम से ही ये पता चलता है कि ये एक ऐसा कानून है जो संपत्ति के अंतरण के विषय में प्रावधान करता है कि संपत्ति किस तरह से अंतरित जो है की जाएगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस किस तरह से ट्रांसफर की जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है यानी कि कौन सी संपत्ति अंतरणीय है और कौन सी संपत्ति अंतरणीय नहीं है। इसके बारे में इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले कि प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांसफर क्या होता है, इन चीजों को समझने से पहले हम एक बार एक्ट को देखते हैं। इस पूरे एक्ट की रूपरेखा को समझने की कोशिश करते हैं। अगर जो मैं बात करूं इस एक्ट की, तो इस एक्ट में टोटल चैप्टर जो हैं वो 8 हैं, यानी कि 8 अध्याय हैं। कुल 137 यानी कि 137 धाराएं हैं, 8 अध्याय हैं, 137 धाराएं हैं। ये अधिनियम 17 फरवरी 1882 को पारित हुआ, यानी कि 17 फरवरी 1882 को इस अधिनियम को गवर्नर जनरल की गवर्नर जनरल की कंसेंट मिली, सहमति मिली और 1 जुलाई 1882 को यह लागू हुआ। टोटल चैप्टर 8 हैं, सेक्शंस 137 हैं। इसको कंसेंट जो मिली एसेंट 17 फरवरी 1882 को मिली और 1 जुलाई 1882 को ये लागू हुआ। इसके अलावा अगर जो हम बात करें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कि मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज को लागू होते हैं। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लागू होते हैं। इन्हें हम एक के बाद एक देखने की कोशिश करते हैं। अगर जो मैं बात करूं सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक, तो ये प्रिलिमिनरी है, यानी कि ये प्रारंभिक है। एक तरीके से ये हमें इस अधिनियम का परिचय कराता है, प्रारंभिक बातें बताता है। अगर जो मैं बात करूं सेक्शन 5 की, ये बताता है कि संपत्ति अंतरण क्या है। ये प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को बताता है, इसको डिफाइन करता है कि संपत्ति अंतरण की परिभाषा करता है। और वही सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 37 जो है ये मूवेबल यानी कि जंगम और स्थावर, मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज को लागू होते हैं। यानी कि सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 37 तक के जो प्रोविजंस हैं ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज पर जो है लागू होते हैं। सेक्शन 38 से सेक्शन 53A तक ये सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लागू होते हैं। यानी कि ये प्रावधान सिर्फ और सिर्फ अचल संपत्ति को लागू होते हैं। इसी के साथ सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 57 तक ये सेल के रिगार्डिंग बात करता है, विक्रय की बात करता है। और विक्रय भी कौन सा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, कि अगर जो अचल संपत्ति का विक्रय किया जाना है
तो अचल संपत्ति के विक्रय के लिए यानी कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए रिगार्डिंग प्रोविजन जो है सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 57 तक किए गए हैं। याद रखना ये जो प्रोविजन है सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के रिगार्डिंग है, और अगर जो हमें मूवेबल प्रॉपर्टी के सेल की बात करनी है तो इसके लिए हमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 यानी कि जो माल विक्रय अधिनियम है उसको जो है हमें देखना पड़ेगा। इसी के साथ सेक्शन 58 से 101 तक, सेक्शन 58 से 101 तक ये प्रोविजन जो है ये सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लागू होते हैं, यानी कि अचल संपत्ति के विषय में ये प्रावधान लागू होते हैं। इसी के साथ सेक्शन 102 से सेक्शन 104 तक ये प्रोविजन जो है ये मूवेबल एंड इमूवेबल यानी कि चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति पर जो है ये लागू होते हैं। इसी के साथ सेक्शन 105 से 117 तक ये लीज के रिगार्डिंग यानी कि पट्टे के विषय में प्रावधान करता है, और ये प्रोविजन जो है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को यानी कि अचल संपत्ति पर ही ये लागू होते हैं, यानी कि सेक्शन 105 से लेकर 117 तक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लीज के रिगार्डिंग प्रोविजन करता है, और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जो है अप्लाई होते हैं। इसी के साथ सेक्शन 118 से 121 तक यानी कि धारा 118 से 121 तक ये एक्सचेंज के विषय में यानी कि विनिमय के विषय में प्रावधान करती है, और ये जो सेक्शंस हैं ये मूवेबल और इमूवेबल यानी कि मूवेबल और इमूवेबल चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति पर जो है ये लागू होते हैं। इसी के साथ अगर जो हम बात करें सेक्शन 122 से लेकर सेक्शन 129 तक ये गिफ्ट के रिगार्डिंग दान के विषय में प्रावधान करते हैं, और इस चैप्टर के जो प्रोविजन हैं ये मूवेबल और इमूवेबल यानी कि चल और अचल यानी कि जंगम और स्थावर दोनों तरह की संपत्तियों पर जो है ये लागू होते हैं। और इसी के साथ अगर जो हम बात करें सेक्शन 130 से लेकर 137 तक ये जो हैं एक्शनेबल क्लेम के रिगार्डिंग प्रावधान करते हैं। इसी के साथ याद रखना कि अधिनियम के अंदर एक शेड्यूल भी है। जब हम टीपीए को पढ़ेंगे तो ये तो हमने देख लिया, इसी के साथ याद रखना कि टीपीए के अंदर एक शेड्यूल भी है, एक अनुसूची भी है। टीपीए में एक जो है शेड्यूल यानी कि एक अनुसूची भी है। जो ये अनुसूची है ये क्या है इसे हमें समझना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है 1882 में बना, 1 जुलाई 1882 से लागू हुआ। तो 1 जुलाई 1882 से पहले जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी उसके लिए अलग अलग कानून बने हुए थे। उसके लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स के यानी कि कुछ संविधान थी, कुछ गवर्नर जनरल की काउंसिल के द्वारा बनाए गए एक्ट थे, और इसके अलावा कुछ रेगुलेशंस थे यानी कि विनियमन थे। तो इस तरीके से तीन तरह के प्रावधानों में संपत्ति को अंतरित करने के विषय में प्रावधान किए गए थे। जो शेड्यूल है टीपीए का वो सबसे पहले हमें एक लिस्ट प्रोवाइड कराता है, और उस लिस्ट में यह बताता है कि कौन कौन से वो कानून थे कि जिनके माध्यम से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता था। अब वो उनमें से कौन कौन से कानून रिपील्ड हो गए और कहां तक रिपील्ड हुए हैं और कौन से प्रोविजन रिपील्ड नहीं हुए हैं, उसके रिगार्डिंग प्रोविजन जो है वो शेड्यूल में दिए गए हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम टीपीए को विस्तार पूर्वक एक एक चीज को करके जो है समझेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।